साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो अध्याय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जूनियर एडवोकेट्स के लिए। कई बार ये क्वेरी आती है कि हम लोग कैसे मूव करें हाजिरी माफ़ी और इसके लिए प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं और किस तरह से हमें जो है वर्कआउट करना होता है। क्लियर है? तो जो भी जूनियर्स हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है हिंदी मीडियम से, तो कंसर्निंग द सैड इशू मैंने ये कंटेंट जो है लिखा है और इजी वे में जो है इसको रखने का जो है मैंने प्रयास किया है। तो आप एक नोटबुक जो है मेंटेन कीजिए, एक पेन या पेंसिल जो है मेंटेन कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड कर सकें और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप इजीली जो है अपना नोट्स के बेसिस पे वर्कआउट कर सकें। तो आज का डिस्कस का जो है एजेंडा क्या है कि जो हाजिरी माफ़ी है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जाम्शन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, उसको हम कैसे ड्राफ्ट करें और उसके लिए ईजी वे क्या है। क्लियर है साथियों? हम ये अर्जी क्यों ड्राफ्ट करते हैं, कभी सोचा है आपने? हम क्यों लगाते हैं हाजिरी माफ़ी? इसके लिए आप कानून को पढ़ो। एक्चुअली क्या होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कॉन्डक्ट करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड। अगर अक्यूज नहीं है तो प्रोसीडिंग कॉन्डक्ट नहीं हो पाएगी। तो एक विशेष पावर दी गई है एडवोकेट्स को और कोर्ट को कि यदि आपका क्लाइंट मौजूद नहीं है तो उसकी आप लगा सकते हैं हाजिरी माफ़ी और उसकी एब्सेंस पे प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके दो बेनिफिट होते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो है हैम्पर नहीं होती है और एडवोकेट एश्योरेंस दे रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उस बात को एक्नॉलेज करता हूँ, बाद में मेरा क्लाइंट जो है आपत्ति नहीं कर पाएगा इस कार्रवाई के ऊपर, भले वो मौजूद नहीं था। तो जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसका वॉयलेशंस नहीं होता है। क्लियर हो गया अब आपको? अदरवाइज क्या होता है, जब भी आप क्लाइंट की बेल कराते हो ना तो आपको लिखना पड़ता है अपनी बेल में कि मैं हर तारीख पेशी पर क्लाइंट को उपस्थित रखूंगा। क्लियर है बात ये? और क्लाइंट भी इस बात को लिख के देता है कि मैं हर तारीख पेशी पर आता रहूँगा। अब वो तो आ नहीं पा रहा है, बिजी हो गया, तो एग्जाम्पशन ही उसका एक रास्ता होता है कि कोर्ट का भी काम खराब नहीं हो और अल्टीमेटली उसका जो बेल बॉन्ड है वो फॉरफिट भी ना हो और प्रोसीडिंग्स जो है इन अ स्मूथ वे कॉन्डक्ट की जा सके एज पर नॉर्म्स। साथियों, जो अपन लगाते हैं ना हाजिरी माफ़ी कंसर्न कोर्ट के अंदर, उसका एक पैटर्न है। आप लोग क्या करते हो कि जो कंसर्न टाइपिस्ट है, जो कोर्ट में टाइपिस्ट काम करते हो, उनके पास में जाते हो और प्रिंटेड फॉर्मेट जो है ले आते हो और उसको भर देते हो, जो बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको खुद से लिखना आनी चाहिए हाजिरी माफ़ी, जिसके दो फायदे होंगे, आपको प्रैक्टिस भी होगा और जो आपकी लेखनी है वो सुधर भी जाएगी अगर ख़राब है तो इसलिए खुद से काम करें, नॉलेज को एनहेंस करें और बेटर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। क्लियर है? जितना आप लिखेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है कोर्ट का नाम। जिस भी कोर्ट में केस चल रहा है उस कोर्ट का नाम कैसे मालूम पड़ेगा हमें? आप कोर्ट के बाहर जाइए, कोर्ट के बाहर एक पट्टी पर नाम लिखा होता है कंसर्न कोर्ट का, वो नाम जो है आप यहाँ लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप गए सीजीएम कोर्ट में जहाँ केस चल रहा है, सीजीएम मीन्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब कोर्ट के बाहर जाएंगे तो एक नाम लिखा होगा न्यायालय श्रीमान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो वो नाम जो है लिख लीजिए। अब वो मजिस्ट्रेट साहब कहाँ पर अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं? मान लीजिए वो कर रहे हैं जयपुर में है तो आ जाएगा जयपुर महानगर जयपुर, अजमेर में है तो आ जाएगा अजमेर, वो अगर मान लीजिए बीकानेर में तो आ जाएगा बीकानेर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको समझाने के लिए। फिर एक बात समझिएगा, जो हाजिरी माफ़ी होती है ना, ये लगती है केवल फौजदारी केस में। सिविल केस में लगा मत ना हाजिरी माफ़ी। वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर लगता है प्रार्थना पत्र वास्ते आइंदा तारीख पेशी देने हेतु। जब कभी भी आप नहीं जा पा रहे हैं फैमिली कोर्ट में अपने पैरवी के लिए, क्लियर है, मैं बात क्लाइंट के एंगल से भी कर रहा हूँ, आप किसी को भेज रहे हैं तो वो व्यक्ति विशेष आपकी हाजिरी माफ़ी लेके नहीं जाएगा। वो अर्जी में क्या लिखेगा कि मेरे मित्र जो हैं उपस्थित होने में असमर्थ हैं, जो भी कारण है उसका उल्लेख करेगा और जिस कारण से प्रकरण में आइंदा तारीख पेशी दी जाए। क्लियर है? सिविल का मामला भी होगा तो यही प्रोसेस चलेगा। सिविल के मामलात में या फैमिली कोर्ट के मामलात में बेल बॉन्ड नहीं भरे जाते हैं, जिस कारण से हाजिरी माफ़ी नहीं लगता है। ऐसे प्रकरण जहां आपके बेल बॉन्ड होते हैं वहीं हाजिरी माफ़ी लगाना होता है। एक बात मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो केस डोमेस्टिक वायलेंस के वहाँ पर क्या आपका फाइल होता है बेल बॉन्ड? उत्तर नहीं, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है हाजिरी माफ़ी की। क्लियर हो गया? अब बेसिकली यहाँ तो होगा आपराधिक अपील, या होगा ST मीन्स सेशंस ट्रायल, या होगा वारंट ट्रायल, या होगा समरी ट्रायल, जहाँ पर ये एग्जाम्पशंस फाइल करने होते हैं। जो कंसर्न केस है उसका नंबर जो है आपको उल्लेखित करना है। आप केस में कब आएँ? जब कंसर्न कोर्ट ने जो है आपको सम्मन किया है या कंसर्न मुकदमे में जो है आप पर कानूनी कार्रवाई हुई है जिस कारण से आप चार्जशीट में। क्लियर हो गया? एक बात जो है विशेषता ध्यान रखिएगा कि हर केस का एक नाम है जिसको हम कहते हैं उन्वान या केस टाइटल।
इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? कॉल लिस्ट से। हर कोर्ट के बाहर एक कॉल लिस्ट जो है टंगी भी होती है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर ये भी जहमत आपको नहीं उठानी है, आप ई कोर्ट पे जाओ, कंसर्न कोर्ट का जो है नाम डालो और उससे जो है आपको कंप्लीट केस का नंबर और केस का टाइटल जो है मिल जाएगा। तो मैक्सिमम काम जो है आपके ऑनलाइन ही सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब अगर अपील है तो अपील का नंबर आ जाएगा, अगर कोई केस है तो उसका नंबर जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर केस का आएगा टाइटल, उसको जो है भरना होता है, और इसके बाद आएगा प्रार्थना पत्र वास्ते हाजिरी माफी, अभियुक्त / अपीलार्थी। अगर अभियुक्त है मीन्स मामला ट्रायल कोर्ट का है तो अपीलार्थी काट देंगे, मामला अगर अपील का है तो अभियुक्त को काट देंगे, सिर्फ आएगा अपीलार्थी। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि परिवादी की हाजिरी माफ़ी फाइल नहीं होती है। ये विशेष चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। कई बार गलती करते हैं नए बच्चे कि मूव करते हैं परिवादी की हाजिरी माफ़ी। कई बार मजिस्ट्रेट साहब भी कह रहे हैं भाई लिख के ले आओ हाजिरी माफ़ी, तो वो लिख के ले आते हैं, फिर बाद में उनका मजाक बनता है। परिवादी की हाजिरी माफ़ी फाइल नहीं होती है, नोट डाउन कर लो। अगर स्टेज अपील की भी है तो परिवादी का हाजिरी माफ़ी फाइल नहीं होता है, केवल आरोपी का ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सेक्शंस मत लिखो अगर आपको नहीं मालूम है। अगर सेक्शन नहीं भी लिखे तो कोर्ट आपकी जो एप्लीकेशन है फॉर एग्जाम्पशन उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता। क्लियर है? इसमें कई जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जिस पर रिलाई जो है करना पड़ेगा, और उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि अगर सेक्शन जो है मेंशन नहीं किया अपन ने तो उसके बावजूद भी आपका जो एप्लीकेशन है वो टेनेबल है, मेंटेनेबल है। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि प्रकरण में आरोपी या अपीलार्थी उपस्थित होने में असमर्थ है। अब कारण आएगा यहाँ पर बीमार हो गया, क्लियर है, या कोई विशेष काम आ गया उसको। और आप हमेशा काम जो है करा करें कि जब भी क्लाइंट नहीं आ रहा हो उससे एक मेल करवा लो अपने आप को, और उसके बाद ही जो है आप लगाइए हाजिरी माफ़ी। मैंने कई बार देखा है कि आप लोग लगाते हो हाजिरी माफ़ी रूटीन वे में, जिसका परिणाम क्या होता है? क्लाइंट का कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है आपको, तो आप मारे गए। क्लाइंट जो है एक्सपायरी हो गया है और आप जो है लगा रहे हाजिरी माफ़ी के साथ मेरा क्लाइंट जो है उपस्थित होने में असमर्थ है। भाई वो उपस्थित कैसे होगा? वो पहुंच चुका है भगवान के पास में, वो कहाँ से आएगा ऊपर से पैरवी के लिए? वो कहाँ से आपको देगा इंस्ट्रक्शन? इसलिए हमेशा इंस्ट्रक्शन जो है राइटिंग में ले लो। हम लोग भी यही करते हैं। और जो कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म है वो एक एक बात को ले लेती है मेल पे, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। जो लिटिगेशन वाले हैं वो लेते ही नहीं है। तो आपको लेना है मिक्स अप्रोच। आपको सिर्फ यही कहना है अपने क्लाइंट से कि सर आप नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप जो भी कारण है या जो भी वस्तु स्थिति है उसके बारे में मुझे एक मेल कर दें ताकि मेरा रिकॉर्ड जो है मेंटेन रहे। व्हाट्सएप पे मत लेना भाई कंसेंट, व्हाट्सएप मैसेज कई बार उड़ जाते हैं, दिक्कतें हो जाएंगी, पर मेल का रिकॉर्ड जो है मेंटेन रहता ही रहता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पर्सनल मेल पे मत ले लेना इस तरह के कंसेंट को। एक अलग मेल बना लो ऑफिस के लिए, उस पर कंसेंट लेते रहो ताकि आपका रिकॉर्ड जो है मेंटेन रहेगा और आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। और सूचना किस माध्यम से प्राप्त हुई उसको जो है यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ईमेल के माध्यम से या कार्यालय पे जो भी है। पर ईमेल पर जो है आपको मेंशन करना होता है क्योंकि एक ऑथेंटिक सबूत जो है हमारे पास में रहता है, और सबूत को भी जो है साथ में लगा दो, काम पक्का हो गया। कल को मान लो क्लाइंट ने मना कर दिया कि भाई मैंने तुमको कहा ही नहीं था हाजिरी माफ़ी के लिए, या मैंने अधिवक्ता जो है चेंज कर दिया, या क्लाइंट जो है एक्सपायर हो गया, तो आप पर लाइबिलिटी नहीं आएगी। अदरवाइज आप मुलजिम बन जाओगे फॉर्जरी में, या आप पर एडवोकेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, जो गंभीर कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसी गलतियां मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीनियर कहता है कि भाई एक काम करना, एक केस है और इसमें आप जो है लगा देना हाजिरी माफ़ी। जब तक क्लाइंट से आपकी बातचीत ना हो, जब तक आपके पास रिटर्न में अप्रूवल ना हो, नेवर मूव एनी एप्लीकेशन। ओके, देखो सीनियर तो बच के निकल जाएंगे पर दिक्कतें आपके लिए हो जाएगी। काला कोर्ट जो है वो आपका ही जाएगा, किसी और का नहीं जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको साइन करना है, बहुत सोच समझ के आपको ये अर्जियाँ जो है फाइल करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर ये फैक्ट जो है लिखा जाता है कि अपीलार्थी या अभियुक्त जानबूझकर जो है अनुपस्थित नहीं है। ये इसलिए कि टू शो द बोनाफाइड, विशेष कारण आ गया, भाई घर में जो है बीमारी आ गई, या कोई घर में शादी है, या कोई ऐसा ओकेज़न है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको जो है लिखा जाता है। क्लाइंट अगर टच में नहीं है आपके, या आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं है, डू नॉट मूव हाजिरी माफ़ी। क्लाइंट का भला करोगे अच्छी बात है, पर उसके चक्कर में खुद का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा भाई। बहुत मोटी मोटी बात ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वकालतनामा नहीं है किसी केस में आपका, मान लीजिए आप नए जो है जूनियर हैं और सीनियर ने कह दिया भाई जाइए और फाइल कर दीजिए आप हाजिरी माफ़ी, और आपने ये फाइल कर दिया, बाद में ऑब्जेक्शन उठ गया, आप कहीं के नहीं रहोगे, आप पे केस बन जाएगा अनऑथोराइज पैरवी का। वकालतनामा आपका होना चाहिए रिकॉर्ड पे, तभी आप मूव कर पाओगे हाजिरी माफ़ी। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट में यदि आपको अप्रूवल दे दिया कोर्ट ने पैरवी करने के लिए, तब आप
हाजिरी माफ़ी जो है मूव नहीं कर पाओगे। दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो, अगर आप ऐसा करोगे आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आप पैरवी कर रहे हो मुकदमे में तो आपको व्यक्तिगत तौर पे आना पड़ेगा, और ऐसे सिनेरियो के अंदर किसी भी रूप में आपका एग्जाम्पशंस फाइल नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कंसर्न आगामी तारीख पेशी है ये क्लाइंट को तुरंत आप मेल कर दें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आप लिख रहे हैं कि उसको हम सूचित कर देंगे। अतः निवेदन है कि लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस उसकी जो हाजिरी माफ़ी है उसको स्वीकार करने की कृपा करें, और इसके अतिरिक्त प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की कृपा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात तो एग्जाम्पशन होगा, और ये एग्जाम्पशन अलाउ होगा थ्रू एडवोकेट, और तभी कोर्ट जो है प्रोसीड करेगा। अगर ये अर्जी अलाउ नहीं होती है तो क्या होगा, आपका बेल बॉन्ड हो जाएगा फॉरफिट। ऐसे सिनेरियो में आपके विरुद्ध निकलेगा अरेस्ट वारंट। क्लियर हो गया अपने को? तो मैंने आज आपको समझाया कि क्या महत्व है हाजिरी माफ़ी का, कैसे जो है इसको जो है सबमिट किया जाएगा, इसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, और किन किन विशेष बातों का जो है हमें ध्यान रखना होता है। और एंड में यहाँ साइन हो जाएंगे वकील साहब के, और दिनांक आ जाएगा, और जिस प्लेस पे जो है मूव की जा रही है एप्लीकेशन, मान लीजिए जयपुर है तो जयपुर आ जाएगा, बीकानेर है तो बीकानेर आ जाएगा, उस स्थान को जो है अपने को लिखने का है। क्लियर है? यही एक बेसिक फॉर्मेट है टू मूव द हाजिरी माफ़ी बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर आप एक जूनियर हैं और आपको ये कंटेंट जो है समझ में आया तो अपने साथियों को ये कंटेंट शेयर करना, और उनकी नॉलेज को जो है आप इनहेंस करना। क्लियर है? ताकि आप भविष्य में एक बड़े वकील के रूप में अपने क्लाइंट्स की जो है पैरवी कर सकें, और अपने जूनियर को भी आप सिखा सकें हाउ टू सबमिट द हाजिरी माफ़ी अलॉन्ग विथ इट्स ड्राफ्ट। अगर मुझे नॉलेज है तो ये ड्यूटी मेरी भी है आपको सिखाना। ये नहीं कि मैंने सीख लिया अब मैं क्यों सिखाऊं। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे हम सीरियल देखते आ रहे थे कि सास भी गई बहू थी, तो हम भी कभी जूनियर थे, हमें नहीं सिखाया गया, हमने सीखा। तो मुझे पेन है कि जो जूनियर लॉबी है वो भी नॉलेज को अपडेट करे, इन्हेंस करे, ताकि उन्हें किसी भी रूप में शोषण का या उपहास का सामना ना करना पड़े। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, खास है, इसलिए खुद को इन्हेंस करें, अपडेट करें, और भविष्य में अपने जूनियर्स को भी अपडेट रखें ताकि दिक्कतें ना आएँ। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।